क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, वहीं से बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान में पढ़ रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि संघीय विधायिका। हम पढ़ रहे थे संविधान के भाग 5 में यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधायिका, और आप जानते हैं संघ की विधायिका चलती है कहाँ से, पार्लियामेंट से यानी कि संसद से। तो हम पढ़ रहे थे इसमें संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था प्लीज एक बार बता दीजिए सर। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा तक हो गया था। ओके, कहने का मतलब हमने यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट पढ़ना शुरू किया था आर्टिकल 79 से। सबसे पहले हमने आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बात की, आर्टिकल 80 में हमने राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की, और फिर आर्टिकल 81 में हमने बात की अबाउट कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, हमने लोकसभा की संरचना के बारे में बात की। तो चलिए बातचीत को वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। सर जी ऐप हैंग कर रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या सभी के डिवाइसेस पे क्लास बिल्कुल सही तरीके से चल रही है या किसी के डिवाइस में कोई दिक्कत है अभी भी। ऑल ओके, सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 82। आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 82 जो कहता है आफ्टर एवरी सेंसस द एलोकेशन ऑफ, आफ्टर एवरी सेंसस द एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड बी रीएलोकेटेड। हिंदी में लिखिए प्रत्येक जनगणना के बाद, आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के आवंटन में बदलाव किए जाने चाहिए। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के आवंटन में बदलाव किए जाने चाहिए। आफ्टर एवरी सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया जब हम लोकसभा की संरचना पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं, 543 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। तो ये किस बेसिस पर है, ये किस आधार पर है? तो ध्यान रखिए राज्यसभा और लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, जो सीटों का एलोकेशन किया गया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और क्योंकि जनसंख्या के आधार पर किया गया है तो 1971 में 1971 में जो भारत की पॉपुलेशन थी उसी को आधार मानकर उसका एलोकेशन राज्यसभा और लोकसभा में कर दिया गया। हालांकि आर्टिकल 82 ये कहता है कि हर जनगणना के बाद, आप जानते हैं हमारे देश में 10 की जनगणना होती है, हर 10 साल में एक बार हमारे देश में सेंसस होता है, जनगणना होती है। हालांकि वो आखिर 2011 में हुई थी, 2011 के बाद जनगणना कभी नहीं हुई है भारत में, लेकिन ये प्रपोज होता है, ये प्रस्तावित होता है कि 10 साल में एक बार भारत में जनगणना होगी। तो 1971 में जब हमारा सेंसस हुआ, जब हमारी जनगणना हुई, तो उस समय हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन थी उसी के आधार पर विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों को आवंटित कर दिया गया और उसी आधार पर लोकसभा की सीटें भी एलोकेट कर दी गई, आवंटित कर दी गई। लेकिन अनुच्छेद 82 ये कहता है कि हर जनगणना के बाद ही संसद और राज्य के विधानमंडल की सीटों में बदलाव किए जाने चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा इसे वर्ष 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। कहने का मतलब लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक रहेंगी, और उधर जो राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्यों का एलोकेशन है या जो सीटों का आवंटन है वो 2001 के पॉपुलेशन या सेंसस के आधार पर रहेंगी। 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और ध्यान रखेंगे 2026 के बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि उसके एलोकेशन में कोई बदलाव किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। सर अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई, मेरे भाई आपको पता है ना, जब दशक की शुरुआत होती है तो पहले वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन इस दशक की जब शुरुआत हुई थी तो पूरे भारत में हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, यहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, कोरोना फैला हुआ था, उसके चक्कर में यहाँ पर सेंसस नहीं हो पाया। अब कब होगा ये देखना होगा। लेकिन संवैधानिक प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, संविधान कहता है कि हर 10 साल के बाद इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पिछले 50 सालों में इसके एलोकेशन में चेंजेस क्यों नहीं किए गए, बदलाव क्यों नहीं किए गए? इसलिए नहीं किए गए क्योंकि एक तरफ तो हम देश की जनगणना या जनसंख्या को कम करने के प्रोग्राम चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि देश की पॉपुलेशन कम हो, हर राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन कम होगी राज्य की तो राज्य से लोकसभा राज्यसभा की सीटें कम हो जाएंगी। तो आपको बताइए ऐसा कौन सा राज्य होगा जो ये चाहेगा कि उसकी इंपोर्टेंस राज्यसभा और लोकसभा में कम हो जाए? अगर इसको हर 10 साल के बाद चेंज करने लगे तो वो राज्य जो पॉपुलेशन कम करने के लिए मुहिम चला रहे हैं भाई वो बढ़ाने के लिए चलाने लगे, उन्हें तो नुकसान होगा पॉपुलेशन कम करके। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तभी तो राज्यसभा लोकसभा में ज्यादा पूछ होगी। जैसे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे देश में, तो आप जानते हैं लोकसभा में अकेले 80 मेंबर उत्तर प्रदेश से हैं और राज्यसभा में अकेले 31 सदस्य कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आर्टिकल 83 जिसमें है लिखिए टर्म ऑफ लोकसभा या लोकसभा का कार्यकाल। आर्टिकल 83 टर्म ऑफ लोकसभा या लोकसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल होता नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्यसभा तो संसद का स्थायी सदन है, राज्यसभा इज परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है। तो जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं उनका टर्म, उनका कार्यकाल कुल 6 इयर्स का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर हम अपनी लोकसभा की बात करें तो लिखिएगा टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 इयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। हिंदी में लिखेंगे नई सरकार के प्रथम सत्र से, नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। नई सरकार के प्रथम सत्र से कुल 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का होता है। लेकिन क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? इमरजेंसी सिचुएशन में तो बढ़ाया जा सकता है। तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। हिंदी में लिखेंगे आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सर राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं तो उनका क्यों नहीं होता कार्यकाल? बेटे होता तो है, मैंने कहा तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का नहीं होता क्योंकि राज्यसभा इज परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84। क्या अभी भी क्लास चलने में और एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक बार कंफर्म कीजिए। आर्टिकल 84 में है लिख लीजिए एलिजिबिलिटीज फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में लिखेंगे संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। सब ठीक है ना? सब ठीक है तो बेफिजूल के कमेंट मत कीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए बस। कुछ लोग तो बेचारे जितनी देर में पढ़ा के जाता हूं ना उस पूरे टाइम में सिर्फ यहाँ पे कमेंट करने में बिताते हैं सारा का सारा टाइम। जैसे ये अभिषेक वाजपेयी, मेरे भाई नोटबुक वगैरह खरीदनी है, एक आध नोटबुक खरीद लीजिए,
और जब क्लास में आए तो नोटबुक लेकर बैठिए और साथ में हाथ में पेन भी रखिए नोट करने के लिए। लाइव क्लास अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि जब तक लाइव क्लास चले तब तक आप यहाँ पे लगातार कमेंट करते रहें। आप अभिषेक वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, सरकार आपकी नहीं है, इस बात को मत भूलिए आप। लगातार पूरी क्लास में कमेंट कमेंट करना, ठीक है ना, समझदारी की बात नहीं है। एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। सबसे पहले लिखेंगे ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बेसिक नेसेसिटी है भाई। दूसरा लिखेंगे ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना तो केंद्रीय सरकार के अधीन, ना ही राज्य सरकार के अधीन, वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, लिखेंगे फॉर राज्यसभा मिनिमम एज शुड बी 30 इयर्स एंड फॉर लोकसभा मिनिमम एज शुड बी 25 इयर्स। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये योग्यताएं हैं तो वो संसद का सदस्य बनने के लिए एनरोलमेंट कर सकता है, नामांकन कर सकता है। लेकिन जहां एक तरफ संसद के सदस्यों की योग्यताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं भी होती है। आर्टिकल 101 और आर्टिकल 102, अनुच्छेद 101 और 102 में है, लिखेंगे इन एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 101 और 102 में है इन एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में लिखेंगे सर लोकसभा की मिनिमम एज एक बार फिर से बता दीजिए। लोकसभा की मिनिमम एज, लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 साल। फॉर लोकसभा मिनिमम 25 इयर्स और राज्यसभा मिनिमम 30 इयर्स, ये मैंने बताया। आर्टिकल 101 और 102 में है इन एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। अब हमने जो जो योग्यताएं लिखी है अगर वो ना रहे या उसका उल्टा कर दे तो वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी, अयोग्यताएं बन जाएंगी। अब योग्यताओं में मैंने सबसे पहले कहा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ही वो क्या बन सकता है, सांसद बन सकता है। लेकिन अगर कोई सांसद भारत की नागरिकता रहते हुए किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, किसी और विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो ही कैन बी इनएलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे ही पहली कंडीशन है इन एलिजिबिलिटीज में, तो सबसे पहले लिखेंगे इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लिखेंगे भारत की नागरिकता निलंबित होने की स्थिति में, इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ या सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता निलंबित होने की स्थिति में। क्लियर हो बात। दूसरी कंडीशन लिखेंगे इन केस ऑफ बीइंग इनसेन और इंसॉल्वेंट, लिखेंगे पागल या दिवालिया हो जाने की स्थिति में। अगर हमारा कोई भी एमपी बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या दिमागी रूप से पागल हो जाता है, उस कंडीशन में भी विल बी कंसीडर्ड एज इनएलिजिबल फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो भी वो संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा। फॉर एग्जांपल विजय माल्या को आप सब जानते होंगे, किंगफिशर के मालिक थे विजय माल्या, राज्यसभा सदस्य भी थे। और जब राज्यसभा सदस्य थे तो बैंकरप्ट होकर दिवालिया हो गए और बैंकरप्ट होकर दिवालिया होकर देश छोड़कर यहाँ से भाग गए। तुरंत उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई क्योंकि उनकी भारतीय नागरिकता उनसे छीनी गई और जब नागरिकता नहीं होगी तो संसद की सदस्यता भी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में भी वो संसद की सदस्यता के अयोग्य माना जाएगा। तीसरी एलिजिबिलिटी लिखवाई, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा कोई भी सांसद रहते हुए भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण कर लेता है, कोई भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अटेन कर लेता है, उस कंडीशन में भी उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्योंकि कंडीशन यही है कि वो भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब एमपी रहते हुए लाभ का पद ले लेगा तो भाई स्वाभाविक सी बात है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिखेंगे इन केस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर इयर्स, कम से कम 2 वर्षों तक, कम से कम 2 वर्षों की कारावास की सजा हो जाने की स्थिति में, 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा हो जाने की स्थिति में अगर किसी भी सांसद को किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी जाती है तो उस कंडीशन में भी उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सर अगर सांसद टीचिंग करने लगे तो मेरे भाई को मैं भी टीचिंग करूं, लेकिन क्या मुझे पढ़ाने का पैसा भारत सरकार दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन नॉट अ पोस्ट, इस बात को ध्यान रखिए। टीचर डॉक्टर टीचर गुलाम भी थे, जब वो भारत के राष्ट्रपति थे तब भी वो टीचर थे, तब भी वो एक शिक्षक थे। शिक्षक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, देश के राष्ट्रपति भी थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, टीचिंग करना, पढ़ाना कोई पद नहीं होता है, वो एक पेशा है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन। और स्वाभाविक सी बात है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूं आपको, तो मुझे भारत सरकार के अधीन कोई पद या कोई सैलरी नहीं मिल रही है। कहने का मतलब ये लाभ का पद नहीं है, ठीक है। अगर सांसद चाहे तो पढ़ा सकते हैं, अगर सांसद है तो पढ़ाइए, बस गवर्नमेंट टीचर नहीं होने चाहिए। डॉक्टर है तो लोगों का इलाज कीजिए भाई, कीजिए लोगों की सेवा, लेकिन गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं होना चाहिए ना, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए ना। सर अगर गवर्नमेंट टीचर होता, बेटे अगर गवर्नमेंट टीचर होगा तो सैलरी गवर्नमेंट देगी ना, तब तो करियर नहीं देगा ना। तो अगर सैलरी गवर्नमेंट देगी तो इसका मतलब पोस्ट ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट अगली इनएलिजिबिलिटी लिखेंगे ही कैन बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, ही कैन बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। लिखेंगे उसे दल बदल पर निषेध के कानून के तहत भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसे दल बदल पर निषेध के कानून के तहत भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ही कैन बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। सर 1 ईयर की जेल हो तो क्या होगा? मेरे भाई मैंने आपको क्या स्टेटमेंट लिखाया? मैंने आपको लिखाया 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने की स्थिति में उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब आप खुद बता दीजिए 1 साल 2 साल से कम होता है या ज्यादा होता है? अगर आप इतना जानते हैं तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो आप जानते हैं कि संविधान के शेड्यूल 10 में, संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत एक कानून बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे दल बदल पर निषेध का कानून कहा जाता है। और दल बदल पर निषेध के कानून के तहत प्रोविजन किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़कर अगर सांसद बनता है और सांसद बनने के बाद उसी राजनीतिक दल को छोड़ देता है तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें उसे संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक और कंडीशन है जिससे एक सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है, उसे इनएलिजिबल घोषित किया जा सकता है। तो लिखेंगे इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में लिखिए इफ, और इंग्लिश में लिखेंगे पहले इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अटेंड द सेशन कंटिन्यूअसली फॉर 60 डेज। अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन तक सत्र में उपस्थित नहीं होता है, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अटेंड द सेशन कंटिन्यूअसली फॉर 60 डेज, देन ही कैन बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, देन ही कैन बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर द पार्लियामेंट। तो उस स्थिति में भी उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो उस स्थिति में भी संसद की सदस्यता से उसे निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा किया जा सकता है, कर ही दिया जाएगा ये नहीं कहा मैंने। कौन करेगा? लिखेंगे एज पर आर्टिकल 103 अनुच्छेद 103 के तहत
एज पर आर्टिकल 103 अनुच्छेद 103 के तहत लिखेंगे प्रेसिडेंट हैज द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लिखेंगे संसद की सदस्यताओं पर अंतिम निर्णय, संसद की योग्यताओं पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है या नहीं किया जाता है। इस पर अंतिम निर्णय होगा भाई राष्ट्रपति का। और किसकी सलाह पर होगा? स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा देखो भाई, जुलाई में अभी आपको बोलिए ना, 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि हमारी संसद की सदस्यता की अयोग्यताओं पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन देंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल 103 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 में। बुक सर किरण की ले, अभी तू किरण की बुक लेगा तो किरण कहां से पढ़ेगी? किरण को पढ़ने दीजिए किरण की बुक। आप अपनी बुक लीजिए भाई, किरण की क्यों लेनी है? किरण की बुक से किरण को पढ़ने दीजिए, उन्हें भी तो तैयारी करनी है। किरण भी तो अभी तक पापा की परियों की तरह बेरोजगार घूम रही है। क्लियर हो बात? तो आप जानते हैं अगर किसी भी संसद के सदस्य, अगर संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाती है या उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। डेफिनेटली की जा सकती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, हिंदी में कह सकते हैं संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, विवेक सर गुस्सा जल्दी होते हैं। मेरी क्लास में विवेक सर की बात, विवेक सर की क्लास में मेरी बात, राशि सर की क्लास में अंकुर सर की बात, अंकुर सर की क्लास में सत्येंद्र सर की बात। अरे छोड़ो यार ये काम। विवेक सर क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं ये आप हमें बताएंगे भाई। विवेक सर हमारे साथ 5 साल से काम कर रहे हैं भाई, रोज मुलाकात होती है हमारी विवेक सर से। एनीवेज, जो समझाया जा रहा है उसको समझ लीजिए पहले। आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में संसद के सदस्यों को यानी कि फॉर एमपीज, हमारी संसद के सदस्यों को कुछ संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 194 के तहत कुछ विशेषाधिकार हमारे एमएलए को दिए गए हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये क्या संसदीय विशेषाधिकार हमारे सांसदों को मिले हैं? हालांकि आर्टिकल 194 के तहत जो हमारे राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्हें भी ये प्रिविलेज दिए गए हैं। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 105, लेकिन जो प्रोविजन आर्टिकल 105 में है संसद के लिए, वही सेम प्रोविजन आर्टिकल 194 में राज्य के विधानमंडल के लिए है। इसलिए हम दोनों आर्टिकल को एक साथ समझ लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रोविजन सेम ही बनाना है दोनों में। अब आर्टिकल 105 के तहत हमारे सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। दोस्तों आप जानते होंगे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया गया है सबको। हर व्यक्ति कानून की नजरों में लॉ के सामने बिल्कुल एक समान है, इक्वल है। क्या आप जानते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 14 में हमें दी गई है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों में। लेकिन आप जानते होंगे कि भारत के सभी लोग कानून की नजरों में एक समान है, लेकिन सिवाय राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के, क्योंकि आर्टिकल 361 में 361 में प्रेसिडेंट और राज्यों के राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष अधिकार आर्टिकल 361 में दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ विशेष अधिकार हमारे एमपीज को भी दिए गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी दिए गए हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी से उन्मूलन। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? गिरफ्तारी से उन्मूलन मतलब क्या है इसका? ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाया जाता है। जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ी थी, तो ये बात मैंने आपको बताई थी। सामान्य तौर पर एक साल में 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा सेशन बुलाए जाते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। जुलाई से लेके सितंबर तक या जुलाई अगस्त में सितंबर तक राष्ट्रपति मानसून सेशन बुलाएंगे। आप जानते हैं कि मानसून सेशन आने वाला है, आएगा मानसून आएगा तो मानसून सेशन भी आएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे सांसदों को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला है कि सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी संसद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी सांसद की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक। लेकिन सिर्फ किस मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी? इन सिविल केसेस, दीवानी मामलों में। अगर कोई मामला फौजदारी का है, अगर कोई आपराधिक मामला है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब संसद है ना, हमारे सांसद सड़क पर निकल पड़े तमंचा लेकर और जो सामने आया ठीक है गोली मार दी और मार डाला उसको, क्योंकि पता है कि अगले हफ्ते तो सत्र शुरू होने वाला है, गिरफ्तारी तो होगी नहीं। अपना मस्त काली भैया की तरह तमंचे चलाते हुए चलिए सड़क पर, ऐसा नहीं है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिविल केसेस, केवल और केवल दीवानी मामलों के लिए एप्लीकेबल है, आपराधिक मामलों के लिए नहीं, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं। आपराधिक मामले में तो सांसद को गिरफ्तार किया ही जा सकता है भाई। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमारे हर सांसद को दिया गया है। सबसे पहली बात, क्लियर हुई बात, सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, संसद में स्पीच देने, कुछ भी कहने, अपने विचार किसी भी समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी आजादी होगी। एक सांसद संसद में कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बयान दे सकता है। उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि भाई साहब ने गलत बोल दिया था। कहने का मतलब एक सांसद के द्वारा संसद में कही गई कोई भी बात न्यायालय में नहीं दी जा सकती, उसे प्रश्न नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट या किसी भी न्यायालय में। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हमारे सांसदों को मिले हैं। इसके अलावा अगर संसद में कोई भी सेशन चल रहा है, कंजर्वेशन फ्रॉम बीइंग विटनेस, अगर संसद में सर डिफरेंस बिटवीन सिविल केस एंड क्रिमिनल केस, मेरे भाई जमीन जायदाद और विवादों से डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो सिविल केस कहलाते हैं। अभय कुमार सिंह, अगर तुम्हारी और मेरी किसी बात पर लड़ाई हो जाए, कोई विवाद हो जाए हम दोनों के बीच में, आप मेरी जमीन हड़प लो, मैं आपकी जमीन हड़प लूं, अगर मैं आपकी संपत्ति आपसे छीन लूं, आप मेरी छीन लें, ऐसे कुछ मामले क्या होते हैं? सिविल केसेस, दीवानी के मामले। और क्रिमिनल केस, फौजदारी के मामले वो मामले होते हैं जिसमें व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया हो। इसकी तो शुरुआत एफआईआर से होती है। अभय कुमार सिंह आप शाम को घूमने जा रहे थे मार्केट में, आपकी बहुत पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई, पुराना दोस्त आया, प्यार प्यार में उसने आपको एक थप्पड़ कर दिया। अब वो तो प्यार प्यार में मार बैठा, उसने थप्पड़ दिया आपको प्यार प्यार से, लेकिन इस बात का बुरा मान गए, आपने बदले में उसको 2 थप्पड़ मार दिए। अब वो भी सीरियस हो गया, उसने बोला ये करेगा भाई, हम तो प्यार से मारे थे यार, तुम बोलोगे हमें दोगुना प्यार आता पर। अब सोचिए आपकी लड़ाई हो जाए और लड़ाई इस कदर बढ़ जाए कि पता चले आपके पास आपकी जमीन का कट्टा था, आपने कट्टा निकाला और डिच क्या हो उसको मार दिया। अपराध किया आपने,
आपने क्राइम किया, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपका मामला कोर्ट में जाएगा, दैट इज क्रिमिनल केस। ये आपराधिक मामला है, इसे फौजदारी का मामला कहते हैं। दीवानी मामला यानी सिविल केस, फौजदारी का मामला यानी कि क्रिमिनल केस। अब आप क्रिमिनल बने क्योंकि आपने क्राइम किया है। आपका मेरे साथ कोई विवाद हो जाता है, उससे आप क्रिमिनल नहीं हो जाते हैं, दैट इज सिविल केस। लेकिन अगर आप कोई आपराधिक कार्य कर देते हैं, अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं, तो आप क्रिमिनल बन जाएंगे। तो किसी सांसद को दीवानी मामले की गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा कही गई संसद में किसी बात को कोर्ट में न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। और अगर सेशन चल रहा है, अगर सत्र चल रहा है, तो किसी भी सांसद को कार्यवाही रोककर इंक्वायरी करने के लिए, गवाही देने के लिए नहीं बुला सकते हैं। सर ऐसे हुआ है मेरे साथ एक लड़के से, बिल्कुल, तो वो बच गया या पकड़ लिया आपने उसको? हम तो आपको भोला भंडारी समझते थे, आप तो मुन्ना भैया निकले है भाई। अभी गुज्जूमल कॉलेज के नेता तो नहीं है, भावी नेता। राजनीति में मत पड़िए, आइए वाईएस बनिए, जाकर देश को संभालिए। समझ गए बात? और इसके अलावा कुछ सामूहिक विशेषाधिकार भी होते हैं, कुछ ग्रुप प्रिविलेजेस भी होते हैं जो हमारे सांसदों को दिए जाते हैं। जैसे संसद में चलने वाले सदन की कार्यवाही को प्रकाशित किया जा सकता है, प्रकाशित कराने का अधिकार सांसद को होता है। अगर सदन में कोई बाहरी सदस्य आ जाता है, बाहरी सदस्य आकर कुछ उपद्रव कर देता है, तो उस कंडीशन में संसदीय विशेषाधिकारों के हनन के मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है, और सांसदों के द्वारा सीक्रेट सेशन या गुप्त सत्र भी संसद में चलाया जा सकता है भाई। क्लियर कोई बात? चलिए आज के लिए काफी है इतना, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बातचीत यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।